और चलिए अब उन 5 बड़ी खबरों की हम बात करते हैं जिन पर हमारी बारीकी से नजर होगी। सबसे पहले अगर बात की जाए रियासत के उन लीडरान की जो कि जहरीले बोल उगल रहे हैं, उनके बारे में हम तफसील से चर्चा करेंगे। जबकि दूसरी खबर में आपको हम दिखाएंगे कि रियासत में जारी है मिलिटेंट्स का सफाया, जो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरी खबर में आपको बताएंगे पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है और लोगों के लिए यह मुसीबत का सबब कैसे बनती जा रही है। साथ ही चौथी खबर आपके लिए यह है कि सीआरपीएफ काफिले को लगातार निशाना बनाए जाने के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि एसपी की निगरानी में ये सीआरपीएफ का काफिला चलेगा। और जबकि पांचवी और अहम खबर यह है कि माता वैष्णो देवी में चैत्र नवरात्र से पहले महंगी हो गई है अटका आरती। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर इनके पीछे क्या वजूहात रही है। लेकिन इन सब के बीच रियासत की ये 5 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर हमारी पैनी नजर रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ये बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में पुंछ के शाहपुर, केरनी, मनकोट, कृष्णा घाटी और दबरज सेक्टर में पाकिस्तान सुबह से ही गोलीबारी कर रहा है। और इस गोलीबारी में शाहपुर में एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई है और साथ ही बीएसएफ के इंस्पेक्टर के भी शहीद होने की खबर है। वहीं आर्मी के एक और जवान और साथ ही बीएसएफ के 3 जवान गोलीबारी में जख्मी भी हुए हैं। इस गोलीबारी में 9 मकामी लोगों के भी जख्मी होने की खबर है। कसीर गोलीबारी की वजह से पुंछ के कई सरहदी इलाकों में जिला इंतजामिया ने स्कूलों को बंद करा दिया है। हिंदुस्तानी और बीएसएफ भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सरहदी इलाकों में सभी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। ये हम आए थे यहाँ नंगाली साहब घूमने के लिए, अपनी रिश्तेदारी में हम आए थे, लेकिन आज हम यहाँ फंस गए हैं। यहाँ पास में से बम देखिए, आप देखिए, ये एक और गिरा है बम। तो ये हम फंसे हुए हैं बच्चों के साथ। हमने गाड़ी नीचे खड़ी कर रखी है, तो लोगों ने शोर मचा रखा, आगे पीछे मत जाइए, बम कहीं भी गिर सकता है। तो इसलिए हम परेशान हैं, फंसे हुए हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर का एलओसी का एरिया दिखता है यहाँ से। देखें जी, आज बड़े दुख की बात है कि आप इस वक्त देख रहे हैं हमारी पुंछ की पोजीशन के कस्बा और बांडी चेचियाँ जो है वो तो चलो बॉर्डर एरिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारा शहर पुंछ है, वार्ड नंबर 1 काजी मोड़ा, वहाँ पर आज आकर पाकिस्तानी शेल गिरा है, तो वहाँ हमारे लोग जख्मी हुए। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि या तो लड़ाई की जाए आर पार की, या इस गोलाबारी को बंद किया जाए। गरीब लोग जो है वो मर रहे हैं, बॉर्डरों पे लोगों की बुरी हालत है, कोई उनकी पूछने वाला नहीं है। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि फौरी तौर जो है वो बॉर्डर पे बैंकर बनाए जाएं। अभी भी फायर जारी है। अभी लोग फोन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत बड़े खस्ता हाल में हैं, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। पूरे जो पाकिस्तानी शेलिंग है पूरे हमारी सिविल आबादी पे हो रही है। हम आज फिर डीसी साहब से बोलते हैं, डीसी साहब आ जाओ, आज देखो आज बांडी चेचिया भी बॉर्डर में है क्या नहीं है, कस्बा भी बॉर्डर में है क्या नहीं है। हमें यह बोला, आप लोग बोलते हैं आपको खाना कौन देगा स्कूलों में, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। क्या गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था हमारे लिए? मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है? हाथ खड़े कर दे, शर्म आना चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को। प्रधानमंत्री ये कहना कि मैं शारदा पीठ का रास्ता खोलने के लिए तैयार हूं या शारदा पीठ का कॉरिडोर, उसमें भी कुछ आईएसआई की चाल है। जिस प्रकार आपने देखा कि करतारपुर कॉरिडोर की जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी वहां पर बनाई गई है, उसमें उन सरदारों को, जो सस्पेक्टेड खालिस्तानी एक्टिविस्ट को भी उस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के अंदर रखा है पाकिस्तान ने आईएसआई के कहने के ऊपर। इसी प्रकार की चाल वो शारदा पीठ के साथ चलना चाहते हैं। तो इमरान खान जो प्रधानमंत्री है वहां के, उनके कहने के ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वही बोलते हैं जो उनको आईएसआई कहने के लिए जब बोलने के लिए मजबूर करती है। उनकी ना कोई अपनी राय है, ना ही उनकी अपनी सोच है, और ना ही उनकी अपने मुल्क के ऊपर पकड़ है। और जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जम्मू से जुड़ गए हैं। राजन, सबसे पहले आपसे हालात जानना चाहेंगे, जो कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर की खिलाफ वर्जी लगातार की जा रही है, उससे आम जिंदगी तो मुतासिर हो ही रही है। लोग मारे भी जा रहे हैं, सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, और हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त कैसे हालात है वहां पर? ये शहबाज, मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की नापाक हरकत जो आज हमें देखने को मिली, उसमें खासा नुकसान जो है रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का हुआ है। 15 से ज्यादा जो है तादाद पहुंच चुकी है। जो मकामी बाशिंदे हैं वो जख्मी हुए हैं पाकिस्तान की शेलिंग से।
आज जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है वो सुबह 7 बजे जो शुरू हुई थी, अभी भी जो ताज़ा जो खबर मिली है उसके हिसाब से अभी भी जो है जो शेलिंग है वो चल रही है। पाकिस्तान की ओर से कुछ गांव हैं सीमावर्ती इलाकों के LOC के पास, वहां पे पाकिस्तान ने अपनी रेंज बढ़ा दी है। जो पहले शेलिंग जो थी वो 5 किलोमीटर से पहले जो है कम होती थी, लेकिन जो उसकी रेंज है वो हमने देखा है कि आज बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से जो है रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों पे आके जो है शेल गिरे हैं और वहां पे लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। जो घायल हैं, जो क्रिटिकल हैं, उनको जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो है वहां शिफ्ट किया गया है। कुछ को यहाँ वहां के स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। वहीं BSF के भी 5 जवान जख्मी हैं और एक जो अफसर है BSF का वो शहीद हो गया है। उसके साथ साथ एक 6 साल की बच्ची जो है उसकी भी मौत हो गई है पाकिस्तान की शेलिंग से। क्यों लोग कहते हैं कि जो हमने जो ये शेलिंग देखी है आज, ये पिछले 20 सालों में हमने पहले कभी नहीं देखी और ऐसा लगता है जैसे जंग जैसे हालात बन चुके हैं। अब इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा यही हो सकती है कि किसी तरह जो है पैनिक फैलाया जाए रिहायशी इलाकों को। हालांकि सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि सेना की जो चौकियों को निशाना बनाया गया और वहां से जो है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है और हमेशा दिया जाता रहेगा। लेकिन राजन, एक सवाल मेरे जहन में यह आ रहा है कि जो मकामी बाशिंदे को हम सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि जो लोग वहां पर इंतजामिया हैं उन तक तमाम चीजें सहूलियात नहीं पहुंच पा रही है। कुछ लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं। कुछ लोगों के क्योंकि घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, लोग वहां पर खौफ के साए में हैं। तो क्या उनके ठहरने के लिए, रहने के लिए कोई इंतजामिया की तरफ से कोई मदद दी जा रही है? जी देखिए, हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से कोशिश की है कि किसी तरह भी उन तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग जो है लगातार की जा रही है। ऐसे में जो बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों से सटे हुए गांव हैं वहां तक जो है प्रशासन के कुछ लोग पहुंचने में कामयाब हो पाए, लेकिन जो बाकी अमला था वो शायद नहीं पहुंच सका है। वो इसी इंतजार में था कि पाकिस्तान किसी तरह शेलिंग कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए बंद करे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह से वहां अभी भी ऐसी खबरें हैं कि कई लाइव शेल भी जो है उस गांव में गिरे हुए हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं, लोगों का जो गुस्सा फूटा है वो इसीलिए है कि जिन गांवों को निशाना बनाया गया उन गांवों में बंकर नहीं अभी बन पाए हैं। तो लोगों का यही कहना है कि हमेशा से मरकजी हुकूमत ये कहती है जब भी पाकिस्तान की शेलिंग से बचने के लिए 20,000 जो है बंकर बनाए गए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान शेलिंग करता है तो उनको बचने के लिए कोई छत नहीं मिलती, कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ऐसे में उन्होंने सवाल पूछा है कि वो अपनी जान बचाएं तो किस तरह बचाएं। हालांकि जिस तरह के हालात आज बने हैं, क्योंकि पहले से भी शेलिंग हुई वहां पे, लेकिन आज उसमें मजीद इजाफा जो देखने को मिला है, उसके देखते जो है प्रशासन ने फैसला लिया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जो पीछे कम्युनिटी हॉल हैं उनमें ये कोशिश की जाएगी कि इन लोगों को वहां ठहराया जाए। जी नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है ना, क्योंकि जाहिर तौर पर उनको तो रहने के इंतजाम किए ही जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सुबह से लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, शेलिंग की जा रही है और इसके अलावा लोग मुतासिर हो रहे हैं और स्कूलों को भी बंद करा दिया गया है, यानी कि अपनी तरफ से हम पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी है वो मानने को तैयार नहीं है। सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और सबसे ज्यादा इन दिनों में ज्यादा हुई है। अब चूंकि आने वाले वक्त में थोड़े दिनों बाद से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, लोकसभा इंतखाबात शुरू होने हैं, तो क्या लोगों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप घरों से बाहर ना निकलिएगा? कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों के अंदर डर पैदा किया जा रहा है। देखिए शाहबाज, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं जो सबसे अहम है। पहली बात यह है कि पहाड़ों पे अब जो है बर्फ जो है पिघलनी शुरू हो चुकी है और जो पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स हैं, हालांकि वहां पे ऐसी खबरें भी हमने जिस तरह से दिखाई हैं कि वहां पे जो मिलिटेंट हैं उनको ये कहा गया है कि वो सेना की वर्दी पहनकर बाहर निकलें, लेकिन ऐसी खबरें हैं जराए के हवाले से कि काफी तादाद में जहां वो मिलिटेंट हैं वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में है इलेक्शन से पहले,
क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो और वहां पे बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ी फैलाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा किसी तरह भी यहाँ जमहूरियत का निजाम पैदा हो, यहाँ पे जो है चुनी हुई सरकार आए। ये हमेशा हमने देखा है जब भी इलेक्शन का वक्त होता है तो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग बढ़ा दी जाती है और खासकर जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है। जो मासूम लोग होते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि जब भारत की मुंह तोड़ जो कार्रवाई होती है उसमें पाकिस्तान में भी खासा नुकसान होता है। तो दोनों ममालिक को यह सोचना होगा कि जो लोग हैं सीमावर्ती गांव में रहने वाले, चाहे वो इस तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं, नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है, क्योंकि जो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल जाना है, उनको अपने जो रोजाना के काम है वो करने हैं, वो नहीं कर पाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है तब से लगातार जो खासकर पुंछ जिला है उसको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की ओर से, जिससे ये वाजे हो जाता है कि कितनी बुखलाहट है और पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती है किसी तरह की शांति जो है यहाँ पे बने। तो इसका जो है अब जो है दोनों ममालिक जो है अगर कोई बातचीत का भी रास्ता दिखता नहीं है जब तक यहाँ पे चुनाव हैं, लेकिन ये कोशिश यही है कि किसी तरह भी मरकजी हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए और उनको बातचीत की टेबल पे लाया जाए, क्योंकि जो जितनी भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उन्होंने भी हमेशा ये इस बात की हिमायत की है कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, पाकिस्तान से बातचीत करने से ही दोनों ममालिक जो हैं जो यहाँ पे पीस हो सकता है। तो किसी तरह से ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, भारत सरकार को दबाने की कोशिश है कि वो किसी तरह भी जो है जो लोगों की मुश्किलातें देखकर जो है वो आप लेकिन राजन एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जाहिर तौर पर नहीं है कि जो हुकूमत है राजन, हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से जाहिर तौर पर अपने इंतजामिया के हिसाब से काम जरूर कर रही होगी, लेकिन जो वहां के मकामी बाशिंदे हैं उनको जाहिर तौर पर परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं बार बार कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं या फिर रहने वाले मकामी बाशिंदे हैं उनके लिए अब क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि बंकर्स उनके लिए बनाए नहीं गए हैं और क्योंकि इससे पहले इतनी ज्यादा शेलिंग नहीं हुई थी। अब अगर इस तरह की शेलिंग की जा रही है तो सीधे तौर पर इसका जो नुकसान है वो हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, एक बच्ची की भी इसके अंदर मौत की खबर है, तो शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, हमारी फौज को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब इन सब से बचने के लिए इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमने पहले भी देखा जब भी इस तरह से मजीद इजाफा देखने को मिलता है शेलिंग में पाकिस्तान की ओर से, तो प्रशासन जो पीछे जो कम्युनिटी हॉल होते हैं, पहले तो स्कूल बंद किए जाते हैं जितने भी 5 किलोमीटर रेडियस में स्कूल होते हैं, लेकिन इस दफा तमाम स्कूल जो हैं पुंछ जिले में उनको बंद रखा जाएगा, क्योंकि जो रेंज बढ़ाई गई है पाकिस्तान ने अपनी शेलिंग की रेंज बढ़ाई है, ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि जो है जिस तरह से खासा नुकसान जो मकामी बाशिंदों का हुआ है, इससे ये वाजे हो जाता है कि पाकिस्तान की मंशा एक पैनिक फैलाने की है, बुखलाहट एक फैलाने की कोशिश है लोगों में, ताकि लोग जो हैं अगर जब वहां से दर बदर हो जाएंगे तो एक सरकार के ऊपर खासा प्रेशर आ जाता है और सरकार को जो है फिर कदम उठाने होते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमने इतने सालों में यही देखा है जब भी शेलिंग होती है हमें अपने घर मकान मवेशी छोड़कर पीछे आना होता है और कुछ दिन वहां रहते हैं, जब वापस जाते हैं तो पाकिस्तान का भरोसा कोई नहीं होता, वो कब फायरिंग जो शेलिंग है वो शुरू कर दे। तो ये कब तक चलेगा? लोगों का एक ही सवाल है कि कब तक वो अपने जो है एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक मामूल की जो जिंदगी होती है, वो कब तक हम वो जी पाएंगे? क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? उनको पीछे आना होगा, क्योंकि अपने घर बाहर को छोड़ के आना पीछे आसान बात नहीं होती है। इन लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, खाने पीने का सामान है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, तो काफी जो है परेशानियां जो हैं वहां के लोगों को है और उनकी सरकार से एक ही मुतालबा है कि सरकार अपने किए वादों को पूरा करे। बिल्कुल, हुकूमत को अपने वादों को पूरा करना होगा। और राजन, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अभी जो जवान जख्मी हुए हैं या जो लोग उससे मुतासिर हुए हैं, क्या उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? उनकी हालत फिलहाल कैसे बताई जा रही है? क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से ज्यादा जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं। जी देखिए, जो 5 जवान हैं वो जख्मी हैं,
जिनमें से एक की हालत जो बताई गई है वो थोड़ी सी कशीदा है और उनको जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी जो 7 मकामी बाशिंदे हैं उनको जो है जो जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बाकी को जिनको स्प्लिंटर जो है जख्म थे उनको वहां पे पुंछ में ही जो है जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो जितना भी अमला है, जितना भी एम्बुलेंसेस हैं, जितना भी जो अस्पताल का प्रशासन है या चाहे वो सिविल प्रशासन है, वो इस वक्त लगा हुआ है लोगों के अंदर एक तरह से ये भी एक यकीन पैदा करना है उनके लिए चुनौती कि हम आपके साथ हैं और आपकी जान माल को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान का शेल आ सकता है और उनकी जान जा सकती है। इसका खौफ, इसका डर हम समझ सकते हैं कि जब इंसान को पता हो कि उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है तो उसका खौफ क्या होता है। बिल्कुल खौफ के साए में वो लोग जी रहे होंगे। लेकिन राजन एक चीज और बताइएगा कि क्योंकि जाहिर तौर पर मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जा रहा है हिंदुस्तानी फोर्स की तरफ से, और जो पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है या फिर फायरिंग कर रहा है उसका जवाब भी दिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को भी कोई नुकसान पहुंचा है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से भी जाहिर तौर पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? ये देखिए शाहबाज, जो ज़राए के हवाले से खबरें हैं कि पाकिस्तान के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां भी खासा जो है नुकसान हुआ है लोगों को। मकामी बाशिंदे वहां भी जख्मी हुए हैं और वहां भी जो है पाकिस्तान की कुछ चौकियों को भी तबाह किया गया है, ऐसी ज़राए के हवाले से खबरें हैं। लेकिन अब कितना नुकसान हुआ है ये इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ज़राए के हवाले से ये खबरें हैं कि पाकिस्तान की जो तिलमिलाहट है इसी बात से है कि पिछले दिनों भी जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई, काफी जो उनकी चौकियां थी वो तबाह की गई और उनके काफी जवान भी। बिल्कुल, ये तिलमिलाहट है और तिलमिलाहट की वजह से ही हमारे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी फोर्स को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद बातचीत के लिए आपका राजन वैद। क्योंकि इसी बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी F-16 को खदेड़ दिया है। पंजाब सरहद के पास देखे गए हैं 4 से 5 F-16 तैयारें। मिराज ने पाकिस्तानी तैयारों को खदेड़ा है। ANI के हवाले से यह खबर मिल पा रही है क्योंकि पाकिस्तान बौखला गया है और उसकी बौखलाहट इस बात से जाहिर हो रही है कि एक तरफ वो सीज फायर के खिलाफ वर्जी कर रहा है, शेल्स फेंक रहा है, और दूसरी जानिब जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी F-16 को खदेड़ दिया है क्योंकि वो हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पंजाब सरहद के पास जिस तरीके से 4 से 5 F-16 तैयारे देखे गए हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी मिराज ने पाकिस्तानी तैयारों को खदेड़ दिया है। ANI के हवाले से यह खबर मिल पा रही है क्योंकि पाकिस्तान को यह मालूम है कि वो बौखला गया है और उसके पास अब कोई चारा नहीं है। वो बार बार सरहद पर या तो खिलाफ वर्जी करता है, शहरियों को निशाना बनाता है, फोर्स को निशाना बनाता है, और दूसरी जानिब फिजाइया के अंदर हिंदुस्तानी एयरफोर्स के ऊपर जिस तरीके से वो कोशिश करता है कि अपने F-16 तैयारे को लेकर आने की, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब फिजाइया में ही दिया जाता है। जहां पर पंजाब सरहद के पास जब 4 से 5 F-16 तैयारे देखे गए तो मिराज ने पाकिस्तानी तैयारों को खदेड़ दिया। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी ऐसी हरकत की गई थी जिसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया था, और एक बार अब फिर पाकिस्तान उसी तरह की हरकत करता नजर आ रहा है। 4 से 5 F-16 तैयारे पंजाब सरहद के पास देखे गए जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। मिराज ने पाकिस्तानी तैयारों को खदेड़ दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा इंतखाबात की। दरअसल लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान के बोल उतने ही जहरीले होते जा रहे हैं। एक पब्लिक रैली के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पुलवामा हमले पर मुतनाज़ा बयान दिया है और हमले की तफ्तीश किए जाने की बात कही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पुलवामा दहशतगर्दाना हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। फारूक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के कितने सिपाही शहीद हुए, क्या कभी मोदी जी वहां गए उन पर फूल चढ़ाने के लिए? फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के बाहरी इलाके लवायपुर में एक इंतखाबी रैली को खिताब कर रहे थे। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर पीएम मोदी पर इल्जाम लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार बताया।
फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश को मजबूत करेंगे, सब खुश रहेंगे, लेकिन आज न हिंदू खुश है, न मुसलमान खुश हैं और न सिख। खबर रात वो तुह बान हाली नश अकिस गाड़ी मज बम सो कित रूक यह क्या रूक नहीं गाड़ी पकान यह बम आई कप अत मत तहकीकात कर अत मज मुलविस तबत कर तुम बेचार गरीब सिपा शहीद गरीब सिर्फ इलेक्शन जीतने खातर उस आज तो वना मोदियस सुजुक जिम्मेवार तुम खातिर सुख फेल गोमुत हिंदुस्तान मज बस वना ईमानदारी ये पार्लियामेंट पत्न दोहन मज अमिस तिश शक्त गोमुत कि बह मोकलोस कि बह बयान करित। ये पहला मौका नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाए हों। वो लगातार इस पर बयानबाजी करते आ रहे हैं। जब पार्टी सदर की जुबान ऐसी हो तो भला उस पार्टी के लीडर कम क्यों रहें। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अकबर लोन भी लगातार मुल्क मुखालिफ बयान दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक रैली के दौरान अकबर लोन ने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ मिलिटेंट्स को मेरी मदद करनी चाहिए। अब एक दूसरी रैली के दौरान अकबर लोन ने कहा है कि क्या जब मैं किसी ओहदे के बगैर तुम्हारी बात कर रहा हूं और जब मैं कल कुछ हो जाऊंगा तो क्या ओहदा मिलने के बाद नहीं करूंगा। ये वही अकबर लोन हैं जो पहले असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान को एक गाली देगा तो मैं उसको 10 गाली दूंगा। श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जैसे हमले की कोशिश में एक दहशतगर्द को पकड़ा गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी हुई हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द की शिनाख्त नागबल के शाकिर अहमद पॉल उर्फ ओवैस के तौर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक ओवैस बीए पास है। इसके अलावा उसने कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा किया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उससे मिली जानकारी की बुनियाद पर दीगर मकामात पर छापेमारी भी की जा रही है। वाज़ेह हो कि सनीचर को रामबन जिले की जवाहर टनल के पास गैस सिलेंडर से लदी एक सेंट्रो कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा गई थी। इसके बाद जोरदार धमाके में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसमें सीआरपीएफ जवानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था। वारदात के बाद कार चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया था। उसकी तलाश की जा रही थी। मौके से तेल भरी बोतलें और यूरिया के कुछ दाने बरामद हुए हैं। वहीं कार में रखा दूसरा सिलेंडर नहीं फटा। एजेंसीज की माने तो अगर दूसरा सिलेंडर फट जाता तो हालात कुछ और हो सकते थे। धमाका किसकी वजह से हुआ है, इसके बारे में जांच एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई हैं। उधर दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद से जुड़े मोस्ट वांटेड दहशतगर्द फयाज अहमद लोन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। स्पेशल सेल की टीम ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दहशतगर्द फयाज अहमद लोन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है। उसके वालिद का नाम अली मोहम्मद है। दिल्ली पुलिस को उसकी काफी वक्त से तलाश थी। स्पेशल सेल की टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी। यही नहीं, उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे, जिसकी वजह से साल 2015 से ही फरार चल रहा था ताकि उसे गिरफ्तार न किया जा सके। इस दौरान स्पेशल सेल को उसके कश्मीर में छिपे होने की खबरें मिल रही थी। इसी की बुनियाद पर स्पेशल सेल ने शातिर फयाज अहमद लोन को श्रीनगर से धर दबोचा। अब उससे पूछताछ की जा रही है। इससे काफी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं दूसरी तरफ पुलवामा के लस्सीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। फोर्सेस ने मुठभेड़ के दौरान 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। पुलवामा जिले के लस्सीपोरा इलाके में पीर को दहशतगर्दों और सिक्योरिटी अफवाज के बीच मुठभेड़ हुई। सिक्योरिटी अफवाज ने मुठभेड़ के दौरान 4 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सिक्योरिटी अफवाज ने इलाके को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक घर में कुछ मिलिटेंट छिपे हैं। इसके बाद इन्होंने इलाके को घेर लिया। दहशतगर्दों ने खुद को घिरा देख सिक्योरिटी अफवाज पर फायरिंग शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान तौसीफ अहमद, जफर अहमद, मोहम्मद शफी और आकिब नाम के मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया। मारे गए मिलिटेंट्स लश्कर तैयबा से जुड़े थे। उनके पास से 2 AK राइफल्स, 1 SLR और 1 पिस्टल बरामद हुई। पुलवामा और जिला पुलवामा में लासीपुरा इलाके में आज रात 4 बजे से ही सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम आराई हुई। हालांकि ये तसादुम आराई मुख्तसर वक्त के लिए ही चली और इस तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 मुकामी मिलिटेंट जो है वो जाम बहक किए गए, जिनमें से 3 का ताल्लुक जिला शोपियान से था और 1 का ताल्लुक जिला पुलवामा से था। और इस तसादुम आराई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार भी मामूली तौर पर जख्मी हुए। मैं आपको बता दूं, इस इनकाउंटर को लेके जिला शोपियान और जिला पुलवामा में सख्त हड़ताल देखने को मिली और साथ साथ इंतजामिया की जानिब से मोबाइल इंटरनेट खिदमत पर पाबंदी आयद की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला शोपियान और जिला पुलवामा में कब तक मामूल की जिंदगी जो है वो वापस पटरी पे लौट आएगी। जी मीडिया के लिए नाइक दाऊद, लासीपोरा, पुलवामा। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आर्मी के 3 जवान और 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अप्रैल महीने की शुरुआत 4 दहशतगर्दों के खात्मे के साथ हुई है। इससे पहले इस साल मार्च तक 60 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पुलवामा हमले और बनिहाल हमले की कोशिश के बाद सीआरपीएफ की जानिब से नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब सीआरपीएफ काफिलों की अगुवाई एसपी रैंक के ऑफिसर करेंगे और इसके अलावा सीआरपीएफ काफिले के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के गुजरने की मनाही होगी। हालांकि अब भी जमीनी सतह पर इसे नाफिज नहीं किया जा सका है। मुस्तकबिल में फिर से पुलवामा जैसी कोई वारदात न हो, इसको लेकर सीआरपीएफ चौकन्नी हो गई है। सिक्योरिटी को लेकर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले की अगुवाई अब एसपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। काफिले में 40 से ज्यादा गाड़ियां शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा हाईवे पर काफिले की मूवमेंट के दौरान आम लोगों की गाड़ियों को रोकने का भी फैसला लिया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल गुजरने की भी इजाजत नहीं होगी। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। शनिचर को भी बनिहाल में सीआरपीएफ पर हमले की कोशिश की गई थी, हालांकि वो कोशिश नाकाम हो गई। जैसे केंद्र की बहुत ही कैजुअल अप्रोच है जम्मू कश्मीर के प्रति। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद बयानबाजी की जाती है और चंद दिनों में ही उसको भुला दिया जाता है कि हमने क्या बयान दिया था। होम मिनिस्टर महोदय ने यह कहा था कि जब भी कानवाई चलेगी, जब भी सुरक्षा कर्मचारी चलेंगे, तो सिविल गाड़ी को उनके बीच में जो है वो चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखने में ये आया है कि ये भी एक जो है वो सियासी जुमला ही साबित हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक जुमले जो है वो कहती है कि देती रहती है, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता और लोगों की जान के साथ, सुरक्षा कर्मियों की जान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है वो बहुत ही निंदनीय है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के बयानात इन लोगों ने बार बार दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रति कोई भी सीरियसनेस जो है वो केंद्र की तरफ से होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। हालांकि जमीनी सतह पर सीआरपीएफ के नए नियम फिलहाल नाफिज होते नजर नहीं आए हैं। कौमी शाहराह पर अब भी सीआरपीएफ की गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियों के साथ चलती नजर आ रही है। देखो, हमारा भी यही कहना है कि जैसे भाई हमारे देश के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर हमारी सेना के ऊपर अटैक हुआ, एक बहुत ही दुखदर्द कहानी थी और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला है और इस पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए ताकि हमारी सेना को जो है हिफाजत मिलनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था
उसके बाद गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया था कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गाड़ियां उनकी नहीं चलेंगी। लेकिन हम आज भी देख रहे हैं कि जो लोग बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनकी अपनी जो सुरक्षा है वो दांव पे लगा के आज की डेट में भी प्राइवेट गाड़ियां जो हैं सिक्योरिटी के साथ चल रही हैं, जो कि अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो के हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी जो जान की हिफाजत है वो पूरी होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंट किया था उसका ऑर्डर को, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए पुलवामा अटैक के बाद पूरा देश गम में था और सरकार ने इस पे फैसला किया था कि अब कानवाई के साथ कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन एक महीने से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी यह ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा, जिससे आया होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन खुर्शीद अहमद के साथ राजा रहबर जमाल, पानीहाल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर कानूनी शिकंजे के साथ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से हुर्रियत के चेयरमैन और अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के दिल्ली में वाक़े घर को कुर्क कर दिया गया। गिलानी का यह घर दिल्ली के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में वाक़े है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती किसी से छिपी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में लगातार मोदी सरकार उन पर सख्त हुई है। इसी कड़ी में अब सरकारी जो एजेंसियां हैं वो भी अपनी सख्ती दिखा रही है। दिल्ली में हम मौजूद हैं, जिस मकान के बाहर उस पर एक इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा है कि जो सैयद अली शाह गिलानी है, अलगाववादी नेता कश्मीर के, उनकी ये प्रॉपर्टी है और इसमें उनके जो दामाद हैं उनकी भी हिस्सेदारी है। इसको अटैच कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और इल्ज़ाम यह है कि तकरीबन 3 करोड़ 62 लाख रुपए की से ज़्यादा की इन पर जो है वो देनदारी है, यानी कि इनको पैसे देने हैं। ये जो मकान है वो मौजूद है खिड़की एक्सटेंशन में मालवीय नगर में और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। अंदर की तस्वीरें, हालांकि दरवाज़ा बंद किया हुआ है लेकिन कुछ रंग रोगन का काम यहाँ पर चल रहा है। अटैच करने का मतलब ये है कि अब उनकी एक तरीके से इनकम टैक्स विभाग की नज़रों में प्रॉपर्टी है और कहीं ना कहीं अब कानूनी तौर पर सैयद जो अली शाह गिलानी है वो अगर चाहते हैं कि इसको लेकर वो दावा करे तो उनको अदालत में अपना अदालत की तरफ रुख करना पड़ेगा। यकीनन आने वाले दिनों में अगर और ज़्यादा सख्ती होती है और जो सैयद अली शाह गिलानी है अलगाववादी नेता, उनकी तरफ से कोई इस तरह का सबूत नहीं दिया जाता कि वो जो उन पर देनदारी है वो किस तरह से है, क्या चीज़ है, तो इस प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है। सरहद के करीब वाक़े पुंछ जिले का आखिरी गांव सोयानार के लोगों ने इस बार अपने गांव में पंचायत कर जम्मू पुंछ लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करने का फैसला किया है। इससे पहले भी गांव के लोगों ने 2014 लोकसभा के चुनाव का बायकाट किया था। गांव वालों का मानना है कि आज़ादी के बाद भी वो आज तक इन परेशानियों से आज़ाद नहीं हुए हैं। आज तक गाँव में सड़कें की तामीर नहीं हो पाई हैं। तो वहीं लोगों ने हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि पानी भी हमें फौज देती है, सभी सरकारों ने हमसे सिर्फ वादे किए हैं। सोयानार के बाशिंदों का कहना है कि 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी वोट नहीं डाले थे। तब जिला तरक्याती कमिश्नर समेत कई अफसरान गांव में पहुंचे थे और उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था, जो कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। चलिए बढ़ते आगे। जिला गांधरबल के लार तहसील में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी कारकुनों और लीडरान ने शिरकत की। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से जमीनी सतह पर मजबूत करने पर इसको जोर दिया गया और पार्टियों के कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लीडरान बशीर अहमद ने भी मीटिंग में शिरकत की। बनाई थी और तमाम वर्कर बुलाए थे। हमने लोगों को एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो बनी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी है, कि इन लोग जितने भी यहाँ गांधरबल के लोग हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं इस पार्टी के साथ मिलें, उस पार्टी को देखें कि पार्टी कहाँ तक पहुँचा सकती है लोगों को। इस वजह से हमने ये वर्कर बुलाए थे और आज हमें इसी चीज़ पर बना भी करना चाहते हैं। बांदीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की रैली मुनाकिद की गई, जहां पर इस दौरान कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाया
और लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर आर्टिकल 370 को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करने की भी अपील की। इससे पहले मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, उन्होंने तक भी हमें धमकी दी कि 35A और 370 को हटाने का काम होगा। आज आप जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बेशक बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। बेशक हमने शर्तें रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। लोकसभा इंतखाबात के लिए शिवसेना ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें जम्मू को अलग से रियासत का दर्जा दिलाने का अहम मुद्दा रहा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का 4 हिस्सों में बंटवारा, जम्मू के साथ भेदभाव करना, बेरोजगारी खत्म करने का भी वादा पार्टी के मंशूर में शामिल रहा। और इस दौरान शिवसेना ने यह भी कहा कि अभी तक हुकूमत में रही हर सरकार ने जम्मू के साथ बस इम्तियाजी सलूक किया है और अभी तक के यहाँ के अरकान पार्लियामेंट ने भी जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। इस मौके पर जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मनीष साहनी और उधमपुर डोडा सीट से पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी भी मौजूद रहीं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार अपने लोकसभा चुनावों के अंदर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। जम्मू पुंछ सीट से मैं मनीष साहनी शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार हूं और महिलाओं के साथ भी पूरा इंसाफ करते हुए हमने दूसरी सीट महिलाओं को दी है। जो शिवसेना की एक महिला उम्मीदवार है वो मीनाक्षी जी उधमपुर कठुआ डोडा सीट से चुनाव लड़ेंगी। हमारा जो मुख्य मुद्दे हैं जो चुनाव लड़ने के, वो हम कई सरकारों को पिछले 60 सालों से जम्मू के अंदर आजमा कर देख चुके हैं। तमाम सरकारें जो हमारे समर्थन के साथ, जनता के समर्थन के साथ सत्ता तक पहुंची हैं, वो बिल्कुल जनता की कसौटी पर खरी साबित नहीं हुई, बिल्कुल नकारा साबित हुई हैं। तो अब हम अपने कुछ मुद्दों को लेकर जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। जी देखो, महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया है, उनको कभी मौका नहीं दिया गया आगे आने का। हमारी शिवसेना वालों ने ये तय किया है कि महिलाओं को एक मौका दिया जाए आगे आने का। उन्होंने पूरा 50% जो है एक महिलाओं के हक के लिए आगे की है महिला। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं उनके विश्वास से पूरी खड़ी उतरूंगी। रियासत में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और हर पार्टी के उम्मीदवार का आवाम से वोट मांगने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने जम्मू के नगरोटा में एक इंतखाबी रैली की और आवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने पार्टी के मुद्दों को भी लोगों के सामने रखा और उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से लोग बीजेपी और बाकी पार्टियों से नाराज हैं, वो कांग्रेस को जरूर हिमायत देकर कामयाब बनाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू डोगरा सदर सभा के प्रधान और कांग्रेस के साबिक वजीर गुलचैन सिंह चाढ़क ने कहा है कि गुज़िश्ता 70 बरस में जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने ऐसा खेल खेला है जिसमें जम्मू कश्मीर जलकर राख हो गया है और हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोगरा समाज ने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का वजूद खतरे में है। जम्मू कश्मीर के लीडर इंतखाबात के पहले लुभाने वाले नारे देते हैं और डोगरों के नाम पर वोट मांगते हैं। हम जम्मू की आवाम को अपील करते हैं कि इन लीडरान से बचकर रहें। जो घिनौना खेल सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के अंदर खेला, जिसका ये रिजल्ट है कि कश्मीर जल गया और जम्मू जो है इसका वजूद ख़त्म हो रहा है। जिन डोगरों ने स्टेट बनाई, बचाई, भाईचारा यहाँ का कायम रखा, आज वो खतरे में है। हर इलेक्शन के पहले लुभावने नारे देते हैं, डोगरस की आवाज़ पैदा करने की बात करते हैं और उसके बाद उन्हीं के जाकर पहुँच में पड़ जाते हैं जिनके खिलाफ बोलते हैं। आज हम अपील कर रहे हैं अपने तमाम उन साथियों को, नौजवानों को जो डोगरा सभा के साथ जुड़े हैं और तमाम डोगरास को कि इकट्ठे होकर आज आप ये अपनी लड़ाई लड़ें और इन सियासतदानों को पूछें, सवाल पूछें जब आपके पास वोट लेने आते हैं और तब वोट दें इनको जब वो बिल्कुल कमिटमेंट करते हैं, नहीं तो इनको धत्कार दें।
साबिक पीडीएफ लीडर फयाज अहमद डार ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने फयाज अहमद डार का पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने पीडीएफ छोड़ने और पीडीपी ज्वाइन करने के फैसले पर कहा कि बडगाम हल्के में बहुत से मसाइल हैं जो कि गुज़िश्ता 30 बरस में पेंडिंग वो पड़े हैं और इसे पीडीपी ही हल कर सकती है, इसलिए उन्होंने पीडीपी ज्वाइन की है। वो पार्टी सर्वाइवल यहाँ नहीं कर पाती, इसलिए मैं पीडीएफ छोड़कर पीडीपी का जो एजेंडा है, जो लोगों का तशख्खुस है, जज्बात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं 30-40 साल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ हड़प किए हैं, उन मसलों को कहीं हमने एड्रेस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा समझ के ये अपने लोगों से बात करके हमने ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछली जो 2014 में इलेक्शन था उसमें ये वोट बाइफरकेट हुआ था, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो लोगों का आज मानना है कि आप मुंतज़िर महिदीन साहब जो मेरे यहाँ बड़े हैं, जो मेरे इनकी पैरवी में रहते हैं, हम इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हमने फैसला किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को 40 सालों से एक मसला दरपेश है, तो उस मसले को अगर हल करना है तो उस मसले को कहीं ना कहीं हमें एक साथ सबों को चलना पड़ेगा। तो पीडीपी में दूसरी पार्टियों के कारकुनों और लीडरान की शमूलियत का सिलसिला जारी है और अब वकील और समाजी कारकुन तालिब हुसैन भी पीडीपी में भी शामिल हो गए हैं। जम्मू में गुजर बकरवाल समाज होता है, उनके चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं और इस मौके पर तालिब हुसैन का पीडीपी में खैर मकदम किया गया। तालिब हुसैन ने कहा कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो कि जम्मू में भी मुसलमानों के लिए काम करती है और उनके हक के लिए आवाज उठाती रहती है, इसलिए उन्होंने पीडीपी ज्वाइन की है। महबूबा मुफ्ती की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा गुजर बकरवाल समाज के मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही। आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ थामा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी पार्टी, क्या हम सोशल एक्टिविस्ट थे, किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन ना करते और हम हमेशा ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुखालिफिन रहे हैं। लेकिन जब हमने हालात देखे कि जम्मू के अंदर सुबह जम्मू के मुसलमानान को और बिलखुसूस उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है हमारी कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, उसको जहाँ जम्मू के अंदर कम्युनल फोर्सेस की तरफ से जिस तरह से उनके अराजी पे कब्जा किया जाता, उनकी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ की जाती, बच्चों को मारा जाता, झूठे केसेस बना के उनको बुक किया जाता। तो फिर एक वक्त ऐसा आया जब हमने आसिफा का केस देखा, उसमें मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो उस वक्त की सीएम बाहैसियत सीएम थी और उनका जो रोल था, जिस तरह से इन्होंने एक तरफ पूरी कम्युनल फोर्सेस और पूरा मुल्क के सारी कम्युनल फोर्सेस और कुछ रियासत की भी हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी दबे पांव जो हैं उनकी सपोर्ट में खड़े थे। फिर भी मैडम ने जो स्टैंड लिया। माता वैष्णो देवी की दिव्य अटका आरती में शामिल होने के लिए अब पहले से लगभग 2 गुना खर्च करना पड़ेगा। दरअसल नई दरें आज से नाफिज हो गई हैं, जितनी भी जो नई दर हैं उनको आज से जो है नाफिज कर दिया गया है। दरअसल अकीदतमंदों को मां के भवन में नेचुरल पिंडियों के पास सुबह और शाम होने वाली आरती में शामिल होने के लिए अब 2000 रुपए देने पड़ेंगे। पहले अकीदतमंदों को अटका आरती में शामिल होने के लिए 1100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन नई दरों के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर अब 2000 रुपए देने होंगे। नवरात्र में अटका आरती में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों की तादाद ज्यादा होती है। श्राइन बोर्ड ने चैत्र नवरात्र के शुरू होने के 6 दिन पहले ही अटका की दरों में इजाफा कर दिया है। वाज़ेह हो कि 13 साल बाद अटका आरती में शामिल होने की दरें बढ़ाई गई हैं।